हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के सेकंड पार्ट को करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ बेसिक सी जानकारी ली थी। इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता को और डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब शुरू कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि ये जो है कांस्य युगीन सभ्यता हुआ करती थी। अब कांस्य युगीन सभ्यता क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बर्तन मिले हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी थी कांसे के बर्तनों की, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। आगे जैसे लोह युगीन सभ्यता भी आती है, ताम्र युगीन सभ्यता भी आती है। तो आगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखें तो यहाँ पे जो तांबा था ना वो खेतड़ी की खान से आता था। खेतड़ी की खान जो कि पहले झुंझुनू में हुआ करती थी, लेकिन अब राजस्थान में जिला परिवर्तन हो गया है, 53 जिले हो गए हैं अब राजस्थान में। तो अब ये खेतड़ी की खान जो है वो नीम का थाना में चली गई है। नीम का थाना अलग जिला बन चुका है अब। और जो टिन यहाँ पर आता था सिंधु घाटी सभ्यता में, ये अफगानिस्तान से आया करता था, अफगानिस्तान से इंपोर्ट किया जाता था। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें तो यहाँ पे चांदी कहाँ से आती थी? तो ये ईरान अफगानिस्तान से आती थी। और जो सोना हुआ करता था वो मैसूर कर्नाटक से आया करता था। और सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के बारे में देखें तो यहाँ मात्रात्मक समाज था, यानी कि मात्र सत्ता चलती थी। और ये क्यों चलती थी, ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो मूर्तियाँ मिली हैं उनमें सबसे ज़्यादा मात्र देवी की मूर्तियाँ मिली हैं, और वो भी मृण मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ मिली हैं। इसीलिए इस समाज को मात्र सत्तात्मक समाज माना जाता था। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका धार्मिक जीवन यानी कि धर्म वगैरह जो है वो हमारा करंट टाइम में जो हिंदू कल्चर है लगभग उसी तरह का ही माना जाता है कि उसी तरह से यहाँ पर पूजा वगैरह की जाती थी। और यहाँ के जो पवित्र पक्षी हैं वो बतख हुआ करता था। और पवित्र वृक्ष की बात करें तो ये पीपल माना जाता था। और पवित्र पशु जो है वो कुबड़ वाला बैल माना जाता था। कुबड़ वाले बैल में भी एक श्रृंगी बैल, एक सींग वाला जो बैल है वो माना जाता था। और यहाँ पे जो नगर नियोजन व्यवस्था थी ना वो तो काफ़ी शानदार थी। और जल निकासी यानी कि ड्रेनेज भी काफ़ी विश्व प्रसिद्ध था यहाँ का, क्योंकि यहाँ पर शानदार तरीके से नालियाँ वगैरह बनी हुई थी। लेकिन एक जगह यहाँ पर ऐसी भी आएगी, बनावली या बनवाली नाम की जगह है जहाँ पर नालियाँ नहीं बनी हुई। तो उसकी ट्रिक बेसिक सी बना रखी है कि बनवाली में बनवानी है नालियाँ। अब यहाँ पे हमने बात की चांदी वगैरह की, और मैंने बताया खेतड़ी की खान का है नीम का थाना सीकर में। तो नीम का थाना सीकर की बात आती है तो यहाँ पर एक और सभ्यता हुई थी, गणेश्वर सभ्यता, जिसे कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। और ये गणेश्वर सभ्यता जो है वो कांतली नदी के नज़दीक जो है विकसित हुई थी, ये भी हमें ध्यान रखना है। और ये जो मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ मिली हैं उससे हमें ये भी पता लगता है कि जो सबसे पहले मूर्ति पूजा थी ना वो यहीं सिंधु घाटी सभ्यता में ही शुरू हुई थी। इस चीज़ का भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस आता है। अब यहाँ पे यहाँ के कल्चर को जानने का सबसे बेस्ट जो सोर्स मिलता है वो यहाँ से जो मोहरें मिली हैं वही है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ की जो मोहरें हैं वहाँ पे अलग अलग टाइप के कुछ बने हुए हैं। जैसे कुबड़ वाला बैल पवित्र पशु जो इनका था वो भी इनके मोहरों पर मिलता है। उसके अलावा 3 सिर वाली एक शेप भी मिलती है। तो ऐसे कई चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर इनकी, जिससे हमें ये पता लगता है कि यहाँ क्या क्या चीज़ें पाई जाती होंगी उस टाइम पर, और उससे क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्टिव होती होंगी। अब ये जब मोहरों पर एक सींग वाला कुबड़ वाला बैल जो है वो बनाया जाता था, सबसे बेस्ट चीज़ ये बताई गई है। और ये मोहरें जो हैं ये सेल खेड़ी से बनी हुई थी। सेल खेड़ी क्या होता है? जिसे हम जिप्सम कहते हैं, जिप्सम से बनी होती थी। और ये जो जिप्सम था ये गुजरात से उस टाइम आयात किया जाता था, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ के रहने वाले लोग थे, यहाँ का समाज जो था वो शाकाहारी भी था और मांसाहारी भी था, यानी कि दोनों टाइप के लोग यहाँ पर रहते थे, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों टाइप का खाना खाया करते थे। लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट और है कि यहाँ से कोई भी हथियार नहीं मिले, जिससे हमें क्या पता लगता है कि जो सिंधुवासी थे ये शांति प्रिय थे। एक फैक्ट और भी निकल के आता है कि अगर उनके पास हथियार नहीं थे तो ऐसा भी हो सकता है उन्हें हथियार बनाने ना आते हों या सोर्सेज की कमी हो। और यहाँ पर कुछ बंदरगाह भी मिले हैं, डॉकयार्ड जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर टोटल 4 जगहों पर डॉकयार्ड्स मिले हैं, बंदरगाह मिले हैं, जिसमें एक तो था सूत कांगडोर जो कि पाकिस्तान में है। उसके अलावा बालाकोट वो भी पाकिस्तान में है। अल्लाहदीनो नाम की जगह है वो भी पाकिस्तान में है। और लोथल नाम की जगह है जो कि गुजरात में है। और
भारत में जो है सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह, एकमात्र डॉकयार्ड जो हमें मिला है वो लोथल के अंदर ही है भारत में। ये हमें ध्यान रखना है, जो गुजरात में है। अब हमने हड़प्पा लिपि की बात की थी। हड़प्पा लिपि में जो सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रचलित चिन्ह जो था वो मछली का चिन्ह था, और हमने चित्राक्षरों की भी बात की थी कि वो 250 से 400 तरह के चित्राक्षर मिले हैं यहाँ पर। और ये जो लिपि थी ना, यहाँ के नमूने जो है वो सबसे बेस्ट कहाँ पर मिलते हैं, इनकी जो सेल खेड़ी की मोहरें हैं यानी कि जिप्सम वाली जो मोहरें हैं उन्हीं पर ये अधिकांश जो है लिपि के नमूने जो है हमें मिलते हैं। अब मोहरों की बात करते हैं आगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का ये सबसे बेस्ट सोर्स क्या है, मोहरें, ये हमने अभी पढ़ा। और इन पे सबसे ज़्यादा जो आकृतियाँ बनी हुई हैं इन मोहरों पर वो कौन सी मिलती हैं, एक सींग वाले बैल की यानी कि एक श्रृंगी बैल की, और वो भी कौन सा, कुबड़ वाला बैल। और ये मोहरें किससे बनी होती थी, सेल खेड़ी यानी कि जिप्सम से। और ये सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता की बेस्ट कलाकृति, बेस्ट आर्ट माना जाता है, आर्ट एंड क्राफ्ट माना जाता है। अब सिंधु सभ्यता की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्गाकार या चौकोर मोहरें मिली हैं, यानी कि जो चौरस तरह की मोहरें होती थी वो यहाँ पे मिली हैं। अब चौरस मोहरें जो हैं वो सबसे ज़्यादा मिली हैं, तो कुछ और भी तो मिली होंगी, सबसे ज़्यादा मिली हैं ना ये तो कुछ और टाइप की भी मिली होंगी। तो यहाँ पे आयताकार मोहरें हुआ करती थी, गोलाकार भी थी, और कुछ बेलनाकार मोहरें जो है वो भी यहाँ पर मिलती थी। अब ये जो मोहरें मिली हैं लगभग 2200 के आसपास, या अब तो और भी बढ़ गई हैं, धीरे धीरे बढ़ रही हैं, तो इसके आसपास मोहरें मिली हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मोहरें कहाँ मिली हैं, मोहनजोदड़ो में। ये कितनी मिली हैं, 1200 मोहरें। और 800 मोहरें जो है वो हड़प्पा से मिल चुकी हैं अभी तक। और अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा मोहरें कहाँ मिली हैं, तो मोहनजोदड़ो में। और सबसे ज़्यादा अभिलेख युक्त मोहरों की बात करेंगे तो वो कहाँ मिली हैं, हड़प्पा में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। अब कालीबंगा, जिसे दशरथ शर्मा जी ने सिंधु घाटी सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा, वहाँ से मेसोपोटामिया जो एक सभ्यता हुई थी पहले के टाइम पर, उसकी बेलनाकार मोहर मिली है। और लोथल जो कि गुजरात में है, एकमात्र बंदरगाह भारत में, वहाँ से फारस की एक मोहर मिली है। अब मेसोपोटामिया और फारस की मोहर मिलने का क्या मतलब है कि ये सभ्यता जो है, यहाँ पर विदेशी व्यापार भी उस टाइम प्रचलन में था, विदेश से भी लोग व्यापार किया करते थे यहाँ पर। और मोहनजोदड़ो से भी एक मोहर मिली है। ये मोहर किस चीज़ की है, पशुपतिनाथ जी की है, यानी कि शिव की आकृति जो है इस मोहर पे बनी हुई है। अब इसका क्या मतलब है, शिव की आकृति बन रखी है तो। और ये जो मोहर है इसकी खोज किसने की थी, ये अर्नेस्ट मैके साहब ने की थी। और जॉन मार्शल साहब जो हुए, उन्होंने इस मोहर को आद्य शिव के नाम से रिप्रेजेंट किया था। अब पशुपतिनाथ या शिव जी की मोहर जो है यहाँ पर एक मिली है, उस मोहर पे जो मूर्तियाँ बन रखी है बात करें तो उसमें 3 सिर हैं, 3 फेस भी बने हुए हैं उस पर। और जिसके सबसे बेस्ट ऊपर की बात करें तो उसके ऊपर एक त्रिशूल भी बन रखा है। और मोर के जो बाईं तरफ है यानी कि लेफ़्ट साइड में हम बात करें तो गेंडे और भैंसे का जो है डायग्राम बन रखा है एक, और राइट साइड में यानी कि दाईं साइड में हाथी और बाघ का डायग्राम बन रखा है। और जो मूर्ति सी बन रखी है उस पर, उसमें नीचे की तरफ जो है 2 हिरण के डायग्राम भी बन रखे हैं। तो ये पशुपतिनाथ मोर की जानकारी है, ये भी हमें ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम, तो आगे हम यहाँ के स्थलों के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन से स्थल मिले सिंधु घाटी सभ्यता में, और उसकी बेसिक सी जानकारी लेंगे। हर एक जो जगह मिली है यहाँ पर, उसमें हर एक जगह की बेसिक सी जानकारी भी लेंगे हम। तो पहले बात करते हैं अफ़गानिस्तान की। बेसिकली हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में, तो हमने बात की थी कि यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में ये सभ्यता ज़्यादा विकसित हुई थी सिंधु नदी के किनारे। और सिंधु नदी के किनारे ही इसके ज़्यादातर जो प्लेसेस हैं वो मिले हैं। अभी बात करें एक बेसिकली दड़ो दड़ो और दीजी दीजी वाले जो जगह होंगी, वो तो यहाँ पर पर्टिकुलरली सिंधु के किनारे ही मिलेंगी, जैसे मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, ये जगहें जो होगी ये सिंधु के किनारे ही मिलेंगी हमें। अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान में मिली जगहों की। तो बेसिक सी ट्रिक बनाई है एक मैंने कि अफ़गानी मुंडे शातिर है, यानी कि अफ़गानिस्तान नाम की जगह है
वहाँ के जो मुंडे हैं यानी कि मुंडी गौक, और शातिर यानी कि शॉर्ट गोई। अब अफ़गानी मुंडे शातिर हैं, तो वहाँ पे एक लड़की थी, वो आ गई बलूचिस्तान में, वो किसी के घर पे रहने लगी। राणा जी का वो घर था, तो राणा जी ने क्या किया, उस लड़की को बाली से सूद दिया। तो वो लड़की कह रही है कि राणा जी ने मेरे को तो बाली से सूद दिया, कल तक कोई डाबर की दवाई ला दो रे, यानी कि डाबर कंपनी की दवाई ला दो रे। अब दवाई तो आई नहीं, तो वो सिंध नाम की जगह में आ गई पाकिस्तान में, और वहाँ पर किन के घर पे, अली के घर पे आ गई। वहाँ पर अब वो कह रही है, अली जी कोट पहन के जाओ और चंदा मामा से ना आम ले आओ। अब चंदा मामा से आम ले आओ, ये थोड़ा हाइपर बोल लगता है, एग्जेजरेशन लगता है, तो बेसिक से हम ये भी कह सकते हैं चंदा के मामा से आम ले आओ। और उसके बाद वहाँ पर एक और बंदा खड़ा होता है। पहले तो ये अली जो है वो हड़बड़ी में जल पीता है, और ये जैसे हड़बड़ी में जल पी रहा होता है अली, तो रहमान को ये देख के स्माइल भी आ जाती है। तो ये हम अटैच कर सकते हैं एक दूसरे से। अब अटैच कर लेंगे तो बेसिक से हमारे प्लेस भी निकल जाएंगे, जैसे मुंडे से मुंडी गौक निकला और शातिर से शोर्त गोई। अब बलूचिस्तान की बात करें तो इसमें राणा से निकला राणा घुड़ई, मे से निकला मेहरगढ़, कै से निकला क्वेटा घाटी, बाली से निकला बालाकोट, और सूत से निकला सूत कांगेडोर और सोत का को। सूत कांगेडोर की हमने बात की थी, ये डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह भी था। और उसके बाद कल तक कोई डब्बर की दवाई ला दो रे, तो कल से निकला कुल्ला। कुल्ला या इसे कुल्ली नाम की जगह भी कहा जाता है, मैप पे देखेंगे तो कुल्ली नाम की जगह मिलेगी ये। और डाबर यानी कि डाबर कोट नाम की जगह, ये कहाँ पर है, बलूचिस्तान में है। अब आगे सिंध पाकिस्तान की बात करें। अच्छा, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का ही पार्ट है। पाकिस्तान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है, वो बलूचिस्तान है। अब अली जी कोट पहन के चंदा मामा से आम ले आओ, तो अली से क्या निकला भाई, अली से निकल रहा है अली मुराद। कोट यानी कि कोट दीजी, दड़ो दड़ो और दीजी सिंधु के किनारे होंगे, तो कोट दीजी सिंधु के किनारे है। और चंदा में चंद निकालेंगे, चंद से चनु दड़ो निकलेगा, और मामा का माँ निकालेंगे तो माँ से निकलेगा मोहन जोदड़ो। दड़ो फिर आ गया, दड़ो कहाँ पर होगा, सिंधु के किनारे होगा भाई। और आम लाने से क्या मतलब है, आम यानी कि आमरी नाम की जगह है। उसके बाद चले पंजाब, जो कि पाकिस्तान के अंदर है। वहाँ पर क्या हुआ, हड़बड़ी में जल पिया तो रहमान को क्या आ गई, स्माइल आ गई। अब हड़बड़ी का हड़ निकालेंगे तो हड़प्पा आएगा, और जल से क्या आएगा, जलीलपुर नाम की जगह आएगी। और उसके बाद रहमान से रहमान डेरी नाम की जगह है, और स्माइल से क्या है, डेरा इस्माइल खान नाम की जगह है, वो यहाँ पर आ जाएगी। अब आगे इसमें स्थल देखते हैं। ये इंडिया के सारे स्थल हो गए, वो हमने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान नाम की जगह के स्थल देखे थे सारे। अब पंजाब भारत में जो है उसके स्थलों की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ऐदा नहीं सरना चक समान ते वाड़ घरे, यानी कि ऐसे कुछ नहीं सरेगा भाई, सामान समून उठाओ और घर में चलो। तो इसमें सरना में सह आ रहा है, और ये सह से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, हमारा सह से हो रहा है संगोल नाम की जगह। और उसके बाद रह आ रहा है, रह से हमारा निकल रहा है रोपड़, जिसे कि आजकल रूपनगर नाम से भी जाना जाता है भाई। और चक से क्या आ रहा है, चक 86 नाम की जगह है। और वाड़ से वाड़ा या बाड़ा नाम की जगह है पंजाब में। तो ये 4 प्लेसेस जो पंजाब में बेसिकली ज़्यादा फेमस हमें मिले हैं। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में कौन कौन से प्लेसेस मिले हैं भाई, तो ट्रिक के अकॉर्डिंग बात करेंगे। कुणाल ने गिलास भर मीठी शराब पी। अब कुणाल नाम का बंदा था भाई, शराब पी रहा है वो, तो शराब कौन सी पी रहा है, मीठी शराब पी रहा है। तो कुणाल नाम से कुणाल नाम की ही जगह एक निकलती है। और भर के यानी कि भर्राना नाम की जगह है एक। अब मीठी शराब पी रहा है वो, मीठी यानी कि मीठा थल से मीठी शराब लाया था भाई वो। और रह से हमारा निकल रहा है राखी गढ़ी, भर में जो रह है उससे हमारा राखी गढ़ी भी निकल रहा है। और एक और प्लेस है बनवाली या
बनावली जो नाम की जगह है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब वो क्यों इम्पोर्टेंट है? अच्छा ये कहाँ से निकल रहा है? बै से ही निकल रहा है, बै से बनवाली या बनावली। अच्छा ये भर वाले रै से निकालने के बजाय यहाँ रा से निकालेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, राखी गढ़ी निकल जाएगा हमारा रा से। अब बै से बनवाली या बनावली ये प्लेस याद आ रहा हो तो हमने अभी बात की थी बनवाली में बनवानी है नालियाँ, यानी कि वहाँ बनावली या बनवाली नाम की जगह पर ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया नहीं था, ये हमने बात की थी। तो ये हरियाणा के प्लेसेस हो गए। अब राजस्थान की बात करते हैं। हमारा राजस्थान, यहाँ पर क्या था, धूप में गए थे कुछ बालक और वो काले हो गए धूप में बैठे बैठे। अब बालक थे तो बाल से क्या निकला? बालाथल। बालाथल के बालक थे, काले हो गए। काले कहाँ हुए? कालीबंगा में जाकर। कालीबंगा जिसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। और ये दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी बताया है। उसके बाद ये राजस्थान में 2 प्लेसेस फेमस हुए। उसके बाद हम चलते हैं यूपी में। यूपी में क्या हुआ, एक बंदा था, घूम रहा था, बढ़िया से नाच रहा था, तो कोई और बंदा उसे आके कहता है अरे भाई आप तो बड़े हर्षोल्लास से यानी कि काफ़ी एक्साइटमेंट से नाचते हो। तो आप से क्या निकला? आ का क्या होएगा? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर नाम की जगह यूपी में है। और बड़े से क्या निकलेगा? बड़ा गांव। बड़ा गांव भी यूपी में है। और है से क्या निकलेगा? हुलास नाम की जगह है, वो भी यूपी में है। कई जगह ये हुलास नाम की जगह हरियाणा में भी लिखी हुई है, लेकिन अगर हम विकीपीडिया पे या गूगल पे चेक करते हैं, मैप्स में भी चेक करते हैं, तो हुलास नाम की जगह जो है वो यूपी में ही दिखाई जाती है। तो हमें उसी अकॉर्डिंग चलना है, ऑथेंटिक सोर्स के साथ। और उसके बाद क्या है? गुजरात नाम की जगह। गुजरात काफ़ी फेमस है ये सिंधु घाटी सभ्यता के अकॉर्डिंग, क्योंकि जितने भी इंडिया में स्थल मिले हैं ना, या सिंधु घाटी सभ्यता में भी स्थल मिले हैं, उसमें सबसे ज़्यादा स्थल जो हैं वो गुजरात से ही मिले हैं। और सबसे कम अफ़गानिस्तान में थे, हमने देखे थे। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल मिले हैं, इसीलिए ये गुजरात फेमस है। अब इसकी क्या ट्रिक है कि लो भाई धोड़ा रंग रो प्रभाव हूँ, सिर दुख है मेरे तो। अब गुजरात का कोई बंदा था, गुजराती था, लेकिन गुजरात हमारे राजस्थान से टच हो रहा है भाई, तो वहाँ का एक्सेंट लेके कोई गुजरात में रह रहा है बंदा, तो वो क्या कह रहा है? ले भाई धोड़ा रंगो प्रभाव हूँ, मेरे तो सिर दुख है। तो उसमें भी लो से क्या निकला? लोथल निकल गया। लोथल एकमात्र डॉकयार्ड, एकमात्र बंदरगाह भारत के अंदर है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये हमें ध्यान रखना है। धोड़ा क्या है? धोड़ा रंग है, और धोड़े रंग से धोलावीरा निकल गया। और रंग कौन सा है? रंगपुर वाला। रंगपुर वाला रंग है। और रो से क्या निकला? रोजदी नाम की जगह है, रोज। और प्रभाव से प्रभा निकला लो तो प्रभास पतन नाम की जगह निकल के आती है भाई। और सिर दुख रहा है, सिर कहाँ पे जाके दुख रहा है? सुर कोटड़ा में हमारा सिर दुख रहा है। और दुख कैसे रहा है? दू से क्या निकला? देसलपुर, या इसे ही हम देशलपुर भी कहते हैं। अब इसमें कुछ बात करें तो ये धोलावीरा नाम की जगह है। उसके अलावा ये हमारे कच्छ नाम की जगह पे मिलेंगे धोलावीरा। उसके अलावा सुर कोटड़ा जो है वो भी कच्छ में मिलेगा, और देसलपुर जो है वो भी कच्छ नाम की जगह में मिलेगा, यानी कि कच्छ का जो रण है उस जगह पर ये मिलेगा। और जम्मू कश्मीर में एकमात्र प्लेस मिला है फेमस, जिसका नाम है मांडा। मांडा जो कि भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ऊपरी छोर माना जाता है। अखनूर जिले में था ये, चेनाब नदी के किनारे। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। तो ये सारे जो प्लेसेस हैं ये इम्पोर्टेंट वाले प्लेसेस हैं। वैसे तो बहुत सारे प्लेसेस मिले हैं, काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस की खोज की जा चुकी है अभी तक, लेकिन जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा मिल रहे हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता में, वो ये प्लेसेस थे। अब आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम के बारे में, कि इसका काल किसने कब तक और कैसे कैसे बताया है। तो जॉन मार्शल की बात करें, इसके निदेशक थे, डायरेक्टर थे इस सभ्यता के, और इन्होंने इसका काल बताया 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। इंग्लिश वालों के लिए बात करूं तो इसे बिफोर क्राइस्ट या फिर BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा भी कहा जाता है। तो जॉन मार्शल साहब ने इनका काल क्या बताया? 3250 बिफोर क्राइस्ट एरा टू 2750 बिफोर क्राइस्ट एरा।
और NCERT की बुक्स की बात करें तो NCERT में इसका काल बताया गया है 2500 ईसा पूर्व से लेकर और 1800 ईसा पूर्व तक, यानी कि लगभग 700 साल तक इस सभ्यता का काल बताया है NCERT ने। और वहीं पर बात करें हम कार्बन रेडियो पद्धति की यानी कि C14 की, तो उसके अकॉर्डिंग इसका बेसिक सा कालक्रम बताया गया है 2300 ईसा पूर्व से लेके और 1750 ईसा पूर्व। लेकिन कई कई जगह पर ये जो C14 पद्धति है इसके अकॉर्डिंग जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व भी बताया जाता है। और बेसिकली ये 2350 से 1750 ईसा पूर्व वाला काल है, इसे DP अग्रवाल साहब जो हैं उन्होंने बताया था, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और यानी कि C14 का समर्थन कौन कौन कर रहा है 2300 से 1750 या 2350 से 1750, तो एक तो है ये DP अग्रवाल साहब, और एक और हम बंदे की बात करें तो ये है रोमिला थापर, इन्होंने भी इसी चीज़ का समर्थन किया है। रोमिला थापर इन्होंने C14 का समर्थन किया है कि हाँ C14 के अकॉर्डिंग यानी कि कार्बन रेडियो पद्धति के अकॉर्डिंग इसका जो काल निकला है वो सही है। और यही कार्बन रेडियो पद्धति वाला ही सबसे बेस्ट जो है, यानी कि इसे हम बात करें तो ये सर्वाधिक प्रमाणिक मत भी माना जाता है। प्रमाणिक क्यों है? क्योंकि C14 क्या होता है, चलिए C14 के बारे में बात करते हैं हम पहले। रेडियो कार्बन पद्धति तो क्या होती है कार्बन रेडियो पद्धति, इसकी खोज की थी सबसे पहले हम बात करें तो विलियर्ड्स लिबी नाम के बंदे थे एक, उन्होंने इसकी खोज की थी। और क्या होता है इसमें ज्ञात की जाती है किसी भी जीवाश्म की आयु, किसी भी जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं C14 या कार्बन रेडियो पद्धति। और वहीं हमें पृथ्वी की आयु ज्ञात करनी हो तो क्या हम करेंगे, तो यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति का उपयोग किया जाता है उसमें, किसमें, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो रेडियो कार्बन पद्धति की हम बात कर रहे थे, तो सीसा जो धातु होती है उसके अलावा दुनिया की प्रत्येक वस्तु में जो है ना कार्बन के 2 अणु मिलते हैं। किस शीशे के अलावा जितनी भी धातु हैं दुनिया में, तो उसमें कार्बन के 2 अणु मिलते हैं, एक तो C12 और एक C14। अब जब तक कोई भी चीज़ जो है वो सजीव अवस्था में यानी कि यूज़फुल है यानी कि लिविंग थिंग में है, तो उस वस्तु में हम बात करेंगे तो C12 भी मिलेगा हमें और C14 भी मिलेगा, और उनकी वैल्यू जो है वो बराबर मिलेगी। यानी कि जब तक कोई चीज़ जीवित है तो C12 और C14 जो है वो इक्वल मिलेंगे हमें, ये चीज़ ध्यान रखनी है। लेकिन जब कोई चीज़ मृत अवस्था में चली जाए यानी कि मरने की हालत में चली जाए, तो C12 जो है उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो ये तो कांस्टेंट हो गई, लेकिन C14 जो है इसकी मात्रा में धीरे 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 कमी आना शुरू हो जाता है, डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है इसमें। और इसकी कमी की बात करें तो लगभग 550 साल यानी कि या तो 5570 साल या 5700 के आसपास जो है C14 की वैल्यू जो है C14 की वैल्यू जो है वो हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है। अब कहेंगे कि भाई 5700 या 5570 बता रहे हो आप, तो ये तो हाफ होगी इसकी वैल्यू, 5570 मान लेते हैं, तो ये तो हाफ हो गए इसके ईयर्स किसी चीज़ के। और फिर इससे भी आधा करेंगे तो फिर पूरी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो क्यों होएगी भाई ये बताओ मुझे। मान लो ये कोई चीज़ है, इसकी वैल्यू हाफ हुई 5570 साल में, यानी कि ये जो हाफ वाला पार्टीशन है लेफ़्ट पार्ट वाला वो ख़त्म हो गया। अब राइट वाला बचा है तो ये पूरा थोड़ी जाएगा, इसकी भी तो फिर हाफ होगी ना, तो ये हाफ हो जाएगी, फिर इसकी ये वाली पार्ट ख़त्म हो जाएगी, फिर ये वाला पार्ट बचेगा, इसमें फिर हाफ हो जाएगी। तो इस तरह से ये रेगुलरली चलने वाला प्रोसेस है जब तक कि कोई इसका माइनर पॉइंट हमें मिल ना जाए। तो C14 की वैल्यू जो है धीरे धीरे आधी होती है, फिर उससे आधी होती है, फिर उससे भी आधी होती है। और ये जो C14 की जो मात्रा है, वैल्यू है, उसकी कमी के अकॉर्डिंग ही हम पुरानी जो चीज़ें हैं उनका जो है टाइम पीरियड जो है वो जानते हैं, तभी तो इतना ये कालक्रम बताया जा सकता है। अगर ऐसी चीज़ ना होती तो इसका कालक्रम भी ना बताया जाता।
तो कार्बन रेडियो पद्धति इस तरह से होती है। अब हम बात करते हैं इनके निर्माताओं की। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये हमने बात की है। और क्यों थी कांस्य युगीन सभ्यता? क्योंकि यहाँ पर कांस्य के सबसे ज़्यादा बर्तन मिले थे। और ये जो है भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, यानी कि यहाँ पर नगर नियोजन भी काफ़ी सुनियोजित था, ये हमने पढ़ा। तो पहली नगरीय सभ्यता थी, यानी कि यहाँ पर नगर शहर डेवलप्ड थे, बजाय गांवों के यहाँ पर शहर ज़्यादा मिले हैं। पर्टिकुलरली 8 शहर मिले हैं जिनके बारे में हम जानकारी लेंगे। और इस जगह पर जो है 4 प्रकार की प्रजातियां जो है वो भी रहती थी, जिसके हमें यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। अब ये कौन कौन सी थी? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड थे, भूमध्य सागरीय लोग थे। अल्पाइन नाम की जगह, अल्पाइन जो थे प्रजाति, उसके भी साक्ष्य हैं। और मंगोलियन जो थे उनके भी साक्ष्य हैं। अब अल्पाइन की बात करें तो ये यूरोपीय प्रदेश है, वहाँ की प्रजाति है ये, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ की प्रजाति है ये रहने वाली। और मंगोलियन जो है ये एशियाई है, यानी कि एशिया की रहने वाली प्रजाति है मंगोलियन। उसके अलावा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड और भूमध्य सागरीय। अब इसमें भी बात करें, ये 4 प्रकार की प्रजातियां तो मिली हैं, लेकिन सबसे पहले कौन सी आई इनमें से यहाँ पर, जिससे कि सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हो सकी? तो यहाँ पे सर्वाधिक साक्ष्य मिलते हैं भूमध्य सागरीय लोगों के। उनमें भी पर्टिकुलरली कौन से? द्रविड़ लोग जो थे उनके साक्ष्य मिलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इन्हें जो है सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता भी माना जाता है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता कौन हुआ? तो ये जो द्रविड़ लोग हैं या भूमध्य सागरीय लोग हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता माने जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो स्थल मिले हैं, जिनकी हमने प्रीवियस जो चार्ट था उसमें डिस्कशन किया कि कौन कौन से स्थल मिले हैं। तो ये स्थल कौन कौन से मिले और इन स्थलों पर भी क्या क्या चीज़ें मिली, उसके बारे में अब हम जानकारी लेंगे। तो इन स्थलों में पहला स्थल निकल के आता है हमारे सामने, हड़प्पा नाम की जो जगह थी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी भी मानी जाती है। और यही इसका पहला खोजा गया स्थल था, जिसके नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा गया। तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं हम। तो हड़प्पा का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर किया गया था और किसने किया था? तो 1826 में ये उल्लेख किया गया था। और चार्ल्स मैसन नाम का जो बंदा था, उसने इस उल्लेख को बताया था। तो ये हम पहले भी पढ़ कर आए हैं। और इसकी खोज जो है वो किसने की थी और कब की थी? तो 1921 में इस स्थल की खोज की गई। और ये की किसने स्थल की खोज? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। हड़प्पा में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, हरा याद रहना चाहिए। हरा में है किस लिए? हड़प्पा के लिए। और रा किस लिए? तो रावी नदी के लिए। और ये कहाँ पर? तो 1921 में मिली है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने स्थल की खोज की है। रावी नदी के किनारे है ये स्थल। तो कहाँ पर है ये? पंजाब प्रांत के अंदर पाकिस्तान में एक मोंटगोमरी नाम का ज़िला है, वहाँ पर हड़प्पा नाम का स्थल जो है हमें मिलता है। पंजाब प्रांत पाकिस्तान के अंदर, उसमें भी कौन सा ज़िला? मोंटगोमरी ज़िला, उसमें हड़प्पा स्थल है। और ये कौन सी नदी के किनारे है? तो हमने अभी पढ़ा, हड़प्पा हरा होता है। हरा यानी कि रावी नदी के किनारे होगा। और रावी नदी में भी कौन सा? बायां तट, लेफ्ट साइड वाला। बाएं को लेफ्ट बोलते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो बाएं और दाएं तट का हम कैसे याद रखेंगे भाई? तो इजी है। हड़प्पा कैसा है? हड़प्पा हरा है। और खोज कौन रहा है इसे? दयाराम साहनी खोज रहे हैं। अब दयाराम साहनी जो है, उनको दया से दया नहीं आई थी, इसीलिए उन्होंने बाईं ओर खोजा। दया से दाईं ओर न खोजकर बै से बाईं ओर खोजा। यानी कि जैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, तारक मेहता में जो दया है वो बिल्कुल ऑपोजिट चलती है। जो बात उसे कही जाती है उसके वो अपोजिट रहती है। उसी तरह ये जो दयाराम साहनी है, ये भी अपोजिट चलते हैं। तो ये दया से दाईं ओर न जाकर बै से बाईं ओर खोज करते हैं। और बै से बाईं ओर खोजने पर उन्हें है से हरा मिलता है, यानी कि रावी नदी के किनारे है से हड़प्पा मिल जाता है।
अब इसके उत्खनन की बात करेंगे तो 2 बार किया गया इसका उत्खनन। 3 जिन्होंने किया था पर्टिकुलरली, दयाराम साहनी साहब तो हो ही गए हैं जिन्होंने इसकी खोज की। उसके अलावा 1926 में इसका उत्खनन किया गया। उत्खनन की क्या बात है, उत्खनन यानी कि खोजना। तो उत्खनन 2 बार किया गया, 1926 में किया गया और दूसरी बार किया गया 1946 में। अब उत्खनन की ही हम बात कर रहे हैं, तो उत्खनन की बात करें तो इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता से पहले हम बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय उत्खनित स्थलों की बात करें अगर हम, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये स्वतंत्रता से पहले ही उत्खनित हुआ है, ये भी स्वतंत्रता से पहले ही उत्खनित हुआ है, लेकिन ये है कहाँ पर, पाकिस्तान में। और मैं क्या यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि स्वतंत्रता से पूर्व जो भारतीय उत्खनित स्थल है, यानी कि भारत के अंदर जो जिनका उत्खनन हुआ है, जिनकी खुदाई की गई है, वो स्थल कौन कौन से हैं। तो ऐसे 2 ही स्थल हुए हैं भाई। एक तो हुआ है रंगपुर, रंगपुर वही जो गुजरात के अंदर है रंग वाला, और एक रोपड़ जो पंजाब वाला रोपड़ है, जिसे रूपनगर भी अब कहते हैं। तो ये 2 जगहें हैं भाई जो स्वतंत्रता से पहले ही खुदाई हो गई थी, ये भारत के स्थल हैं। हालांकि स्वतंत्रता से पहले पूरा भारत एक ही था, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट इंडिया, जो वर्तमान में भारत है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो वो 2 ही स्थल हैं जिनकी स्वतंत्रता से पहले खुदाई हुई थी। एक तो है रंगपुर और दूसरा है रोपड़। ये लिखा हुआ पॉइंट। तो बात कर रहे हैं उत्खनन की हड़प्पा के, तो 1926 ईस्वी था। 1926 ईस्वी में एक बंदा हुआ माधव स्वरूप वत्स नाम का, इन्होंने इसकी खुदाई करवाई। और 1946 में एक बंदा हुआ मार्टिन व्हीलर नाम का, जिन्होंने इसकी खुदाई करवाई थी। इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हड़प्पा के बारे में जानकारी लेते हैं। तो हड़प्पा नगर जो है वो 2 भागों में विभाजित था। तो 2 भागों में विभाजित कर लें, तो ये 2 पार्टीशन कर दिए मैंने। इधर लेफ्ट साइड वाला, जिसे हम पश्चिम दिशा भी कहते हैं, इसे हम पश्चिमी टीला कह देंगे। लेफ्ट साइड वाला पश्चिम भाग है तो पश्चिमी टीला कह देंगे, और इसी को हम दुर्ग टीला भी कह देते हैं, दुर्ग टीला। और फिर राइट साइड की बात करें तो इसे पूर्वी भाग कहते हैं, तो इसे पूर्वी टीला कह देंगे, और इसी को हम नगर टीला भी कहते हैं। अब क्यों ऐसे कहते हैं, हड़प्पा में पश्चिमी टीला या दुर्ग टीला और पूर्वी टीला और नगर टीला। तो हड़प्पा 2 भागों में विभाजित था, हमने बात की। लेफ्ट साइड में ना दुर्ग बना हुआ था, और ये दुर्ग मान लीजिए ये दुर्ग है, और ये दुर्ग बना हुआ है। ये दुर्ग किस लिए था, अब दुर्ग है तो यहाँ पर बड़े लोग ही रहेंगे, तो कौन रहता था यहाँ पे, जो प्रशासनिक वर्ग था, यानी कि जो प्रशासन के काम करने वाले बंदे थे, वो प्रशासनिक वर्ग यहाँ पर रहता था। और कौन रहते थे यहाँ पर, और भी बहुत से बड़े लोग रहते थे यहाँ पर। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक मार्टिन व्हीलर नाम का बंदा हुआ, जिसे हमने अभी पढ़ा पीछे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये जो दुर्ग टीला था ना, इसे माउंट एबी कह के पुकारा था। ये हमें ध्यान रखना है। इस दुर्ग टीले को, हड़प्पा का जो दुर्ग टीला था, उसे मार्टिन व्हीलर ने माउंट एबी के नाम से बताया। अब ये जो दुर्ग टीला है, यहीं पर बड़े बड़े अनाज के भंडार थे। मान लीजिए दुर्ग है तो इसमें ये पूरे अनाज के भंडार हैं। तो ये 2 तरह के अनाज के भंडार मिले हैं, और ये 6-6 पंक्तियों में थे। ये 6-6 की इस तरह से पंक्तियों में थे, यानी कि 6 अनाज के भंडार एक तरफ और उसके सामने दूसरी तरफ 6 अनाज के भंडार। तो ये इस तरह से 6-6 की पंक्तियों में 2 अनाज के भंडार थे, जिसे हम धान्य कोठार नाम से भी बुलाते हैं। तो ये कितने हो गए धान्य कोठार, तो 6-6 की पंक्तियों में टोटल 2 हैं, तो टोटल हो गए 12 धान्य कोठार। धान्य यानी कि धान रखने के लिए, यानी कि अनाज रखने के लिए जो कोठार थे, जो कोठियाँ सी बन रखी थी, यानी कि बड़े बड़े भंडार से बन रखे थे, वो थे यहाँ पर टोटल 12। उसके अलावा यहाँ पर दुर्ग टीला था, वहाँ पे श्रमिकों के रहने के साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा मजदूर जो थे उनके लिए बैरक यानी कि जेल भी मिली है। और प्रशासनिक भवन की तो हमने बात कर ही ली, क्योंकि प्रशासनिक वर्ग यहाँ पर रह रहा है तो प्रशासनिक भवन भी होगा यहाँ पर। और
हमने अभी बात की कि वो रावी नदी है, रावी नदी के किनारे ये दुर्ग बसा हुआ है। तो रावी नदी यहाँ पर ये ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ हम। ये मान लीजिए रावी नदी बह रही है। तो ये रावी नदी जो है ना, यहाँ पर कुछ एक नाव के भी साक्ष्य मिले हैं। मान लीजिए ये नाव सी है बड़ी सी, तो ये नाव के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ पर। पास ही में जो रावी नदी बहती थी उसी में यहाँ पर नाव के साक्ष्य भी मिले हैं। यानी कि हड़प्पा के लोग नाव से अनजान नहीं थे, वो नाव को जानते थे, नाव का यूज़ भी जानते थे। अगर नाव के साक्ष्य मिल रहे हैं तो वो नाव को यूज़ भी करना जानते होंगे। अब बात करें धान्य कोठार की, तो ये जो 12 धान्य कोठार मिले हैं, यहाँ पर क्या क्या रखा जाता था। अब अनाज के भंडार हैं तो अनाज रखा जाएगा ना कुछ ना। तो जो अनाज रखा जाता था वो यहाँ पर गेहूँ रखा जाता था पर्टिकुलरली, और जौ भी रखे जाते थे। यानी कि यहाँ पर गेहूँ और जौ के साक्ष्य भी मिले हैं। और पास ही में यहाँ पर लगभग ये जो दुर्ग टीला और नगर टीला है, इसके लगभग सेंटर में ही यहाँ पर ये चबूतरा मिला है, जो कि ईंटों का बना हुआ चबूतरा था। ये जैसे ईंटें हैं, ईंटों से बना हुआ चबूतरा है। चबूतरा क्या होता है, तो चबूतरा होता है एक बड़ी सी जगह जिसके नीचे पेड़ियाँ सी बन रखी होती हैं और ऊपर जाने के लिए कुछ जगह बनी होती है। जैसे हम बात करते हैं तो किसी भी जगह जैसे हम जाते हैं, थड़ा बना होता है कोई भी, यानी कि स्टेप्स बने हैं, उसके ऊपर कुछ बैठने का प्लेस है। जैसे गांव में जाते हैं हम किसी भी, तो गांव के लगभग सेंटर में एक वो ईंटों का ढेर सा बना होता है, उसके ऊपर सपाट प्लेन की होती है ऊपर की जगह, और फिर उसके ऊपर लोग बैठते हैं, तो उसे हम चबूतरा ही कहेंगे। तो ये लगभग पास ही में दुर्ग टीले के पास ही में एक ईंटों का जो है वृत्ताकार चबूतरा भी मिला है, सर्कुलर चबूतरा भी मिला है। अब बात करते हैं पूर्वी टीले की। पूर्वी टीला यानी कि नगर टीला, यानी कि यहाँ पर नगर में लोग निवास करते थे भाई, लोग रहते थे यहाँ पर। तो लोग रहते थे यानी कि जनता यहाँ पर निवासित थी, जनता रहती थी, यानी कि ये जनता के लिए था। दुर्ग टीला किन के लिए था, बड़े लोगों के लिए था, और नगर टीला छोटे लोगों के लिए। छोटे लोग मतलब जो जनता है, जो प्रशासनिक वर्ग के बराबर की नहीं है। और जनता निवास करती थी यहाँ पर, तो जनता निवास करेगी तो उनके घर भी तो होंगे ना। तो ये जो इनके घर थे, मान लीजिए ये एक साइड के घर बन रखे हैं और बीच में गली है, और ये दूसरी साइड के घर बन रखे हैं। तो ये जो घर थे ना, इनके जो दरवाजे थे मकानों के, तो ये दरवाजे हैं, ये एक दूसरे के आमने सामने से खुलते थे गली में यूं। तो ये दरवाजे से बन रखे हैं सभी घरों के, तो ये एक दूसरे के घरों के आमने सामने यूं दरवाजे खुला करते थे नगर टीले के अंदर। और यहाँ पे कब्रिस्तान भी बने हुए थे, और ये जो कब्रिस्तान थे वो लगभग 37 प्रकार के थे। इसीलिए यहाँ पर जो कब्रिस्तान पाए जाते थे उन्हें R37 कब्रिस्तान भी कहा जाता था। और ये जो कब्रिस्तान की शेप थी वो लगभग H की आकृति बनाते थे, इसीलिए इसे कब्रिस्तान H भी डिनोट किया गया है। यहाँ पर पाए जाने वाले जो कब्रिस्तान हैं उन्हें कब्रिस्तान H भी कहा गया है, और यहाँ के कब्रिस्तान 37 प्रकार के थे, इसीलिए इन्हें R37 कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है भाई। अब यहाँ पे बात करें यहाँ की मोहरों की, तो ये जो यहाँ पे मोहरें मिली हैं सिंधु सभ्यता की, पर्टिकुलरली सिंधु सभ्यता के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जो मोहरें मिली हैं उन पे जो चित्राक्षर बने हुए थे, पहली बात तो हम करें सिंधु सभ्यता में चित्राक्षर कितने प्रकार के मिले, तो लगभग 250 से 400 प्रकार के चित्राक्षर मिले। और उन पे भी सिंधु सभ्यता की जो मोहरें थी उनमें उल्टे यू आकार के चित्राक्षर मिले हैं। उल्टे यू आकार के कैसे हुए भाई, लगभग इस तरह के जो चित्राक्षर है वो सिंधु सभ्यता की मोहरों पर मिलते हैं। और यहाँ की जो सड़कें थी नगर टीले की वो समकोण पर काटती थी भाई, मतलब ये इस तरह से मान लीजिए, ये इस तरह भी इधर घर आ गया, बीच में गली आ गई। तो ये जो सड़क है ये एल शेप बना रही है, लगभग 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ से भी ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इधर भी 90 डिग्री जा रहा है। तो ये 90 डिग्री के समकोण पर सड़कें काटती थी, इसीलिए यहाँ की सड़कें जो हैं
वो किस पैटर्न की थी? तो यहाँ की जो सड़कें हैं वो ग्रिड पैटर्न की थी। ग्रिड पैटर्न क्या होता है? ग्रिड होता है एक जाल इस तरह का, जैसे आपने ग्राफ देखा होगा। तो ग्राफ मान लीजिए ये ग्राफ पेपर ही है, तो इसमें इस तरह से छोटे छोटे से बॉक्सेस बने होते थे जिसे हम ग्रिड कहते हैं पर्टिकुलरली। आप कभी भी मैप भी सर्च करेंगे तो मैप में भी एक व्यू आता है ग्रिड पैटर्न व्यू, वो इस तरह से आपको ग्रिड पैटर्न दिखा देगा। तो ग्रिड पैटर्न यानी कि जो एंगल बनाते हैं लगभग 90 डिग्री के एंगल या समकोण के एंगल दिखते हैं, जहाँ पर वो ग्रिड पैटर्न होता है, बॉक्सेस का एंगल होता है। तो यहाँ की सड़कें समकोण पे काटती थी, इसीलिए लगभग ग्रिड की तरह लगती थी। तो यहाँ की जो सड़कें हैं वो किस तरह की मानी जाती थी भाई? तो यहाँ की सड़कें ग्रिड पैटर्न पद्धति की मानी जाती थी। तो ये तो हो गया नगर टीला और दुर्ग टीला। ये इसकी जो थ्योरी पार्ट है वो है, इसे भी हम पढ़ लेते हैं। वैसे तो वही चीज़ें हैं जो अभी मैंने बताई हैं। तो हड़प्पा नगर 2 भागों में विभाजित था। एक था पश्चिमी टीला जिसे दुर्ग टीला भी कहा जाता है, दूसरा था पूर्वी टीला जिसे नगर टीला भी कहा जाता है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेशन हो गया इनका। अब पश्चिमी टीले या दुर्ग टीले की बात करें तो दुर्ग के लोग हैं तो यहाँ पे प्रशासनिक वर्ग रहता था। अब दुर्ग टीला है उसे मार्टिन व्हीलर ने माउंट एबी कह के पुकारा था। अब यहाँ पर 6-6 की पंक्तियों में लगभग 2 धान्य कुठार थे, यानी कि कुल 12 धान्य कुठार थे। यहाँ पर श्रमिकों के आवास के भी साक्ष्य मिले हैं और मजदूरों के लिए बैरक यानी कि जेल भी मिली है यहाँ पर मजदूरों के लिए। उसके अलावा प्रशासनिक लोग, यहाँ पर प्रशासनिक वर्ग था तो उनके लिए प्रशासनिक भवन भी बनेंगे। और पास ही जो है रावी नदी थी, वहाँ पर नाव के साक्ष्य भी मिले हैं। और जो यहाँ पर धान्य कुठार मिले 12 तरह के, वहाँ पर क्या क्या रखा जाता था? तो गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले हैं। और पास ही एक ईंटों का वृत्ताकार चबूतरा भी यहाँ पर हमें मिलता है। अब बात करते हैं पूर्वी टीले की, जिसे नगर टीला भी कहा जाता है। तो नगर टीला है तो नगर के निवासी यानी कि जनता यहाँ पर निवास करेगी। नगर सुनियोजित नगर व्यवस्था, यहीं से हमें ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता सुनियोजित नगर व्यवस्था थी, तो नगर यहाँ पर थे यानी कि शहर यहाँ पर इस सभ्यता में मिलते हैं हमें। और मकान या घर जो हैं उनके दरवाजे आमने सामने खुलते थे, ये हमने बात की। और इसका जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर जो है कब्रिस्तान बने हुए थे। और ये कब्रिस्तान कैसे थे? लगभग 37 प्रकार के थे। और इनकी आकृति अनुसार बात करें तो एच आकृति के थे, इसीलिए इन्हें कब्रिस्तान एच भी कहा जाता है। अब सिंधु सभ्यता से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उनमें चित्राक्षर जो थे वो उल्टे यू आकार के मिलते थे। और जो सड़कें जो थी वो समकोण पे काटती थी, इसीलिए ग्रिड पैटर्न सड़कें भी इन्हें कहा जाता है। ये होगी सिंधु के बारे में कुछ बेसिक सी बातें। अब और बातें जान लेते हैं सिंधु के बारे में। तो यहाँ पे बात करें सिंधु सभ्यता में, जो ऋग्वेद में जो है सिंधु सभ्यता को या हड़प्पा को, पर्टिकुलरली हड़प्पा की बात की गई है। हड़प्पा को हरयूपिया कह के बुलाया गया था, हरयूपिया कह के पुकारा गया था। अब हम बात कर रहे हैं हड़प्पा में 2 टीले मिले थे, एक तो दुर्ग टीला और एक नगर टीला। अब दुर्ग टीले में क्या बात है? तो 12 अन्नागार जहाँ से गेहूं और जौ के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, यानी कि गेहूं और जौ प्रथमतः यहीं पर यूज़ किया जाता था। 12 अन्नागार जो मिले हैं, मजदूरों के लिए बैरक मिले हैं, यहाँ पर जेल मिली है और श्रमिकों के आवास भी मिले हैं। उसके अलावा जो प्रशासनिक भवन था ना भाई, और उसके अलावा नदी के पेटे से नाव के साक्ष्य, यानी कि नदी में लगभग सेंटर में ही वहाँ पर नाव के भी साक्ष्य मिले हैं। और दुर्ग टीले में हमें प्रशासनिक भवन भी मिले हैं। अब नगर टीले की बात करें तो नगर टीले में बात करें तो जो मकानों के दरवाजे थे वो एक दूसरे के आमने सामने गलियों में खुलते थे। और नगर टीले के जो दक्षिणी भाग था, दक्षिणी भाग में, यहाँ पर मीन नहीं आएगा, दक्षिणी भाग में कब्रिस्तान मिला है, जो R37 कब्रिस्तान या कब्रिस्तान एच भी हम इसे कहते हैं। ये कब्रिस्तान एच है ना, इसी से हमें हड़प्पा लिपि के साक्ष्य भी मिलते हैं। ये हमने शुरू में पढ़ लिया था, हड़प्पा लिपि के साक्ष्य कब्रिस्तान एच से हमें मिलते हैं। उसके अलावा ये जो मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें, ये तो हड़प्पा का दुर्ग टीला और नगर टीला देख रहे हैं, मोहनजोदड़ो में भी यही पैटर्न था। लेकिन मोहनजोदड़ो का जो दुर्ग टीला है ना, वहाँ बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं, वृहद स्नानागार जिसे कहा गया, तो वहाँ पर बड़े बड़े स्नानागार भी मिले हैं। तो ये बेसिक सी जानकारी हो गई है हड़प्पा के बारे में। कुछ 1-2 और बातें हैं। तो हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा में जो शवादान है,
यानी कि कोई मर जाता था तो उसके शव को दफनाया जाता था तो उत्तर दक्षिण दिशा में होता था वो, यानी कि सिर जो है उसे उत्तर की तरफ रखा जाता था और उसके पैर जो है वो दक्षिण दिशा में रखे जाते थे। और हड़प्पा के मकानों की बात करें तो इसके मकान भी पक्की ईंटों के थे। दो चीज़ें आ गई हैं, एक तो नगर नियोजित व्यवस्था सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, और दूसरा मकान जो है वो भी यहाँ पर पक्की ईंटों के थे। और हड़प्पा जो है सिंधु सभ्यता की पहली राजधानी थी, ये हमने बात की। अब हड़प्पा से स्वास्तिक के चिन्ह भी मिलते हैं। अब स्वास्तिक का चिन्ह लगभग देखा होगा सभी ने, ये वाला जो है स्वास्तिक का चिन्ह होता है। तो ये स्वास्तिक के चिन्ह भी यहाँ पर मिलते हैं। और इस स्वास्तिक के चिन्ह से हमें क्या पता लगता है भाई कि यहाँ पे जो है सूर्य पूजा भी होती होगी, सूर्य पूजा के भी यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा से बात करें तो और क्या क्या मिला है, बेसिकली हमने बात की R37 कब्रिस्तान मिलते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर अभिलेख युक्त मोहरें भी मिलती हैं, हमने अभी बात की थी पहले जब हम बेसिक जानकारी ले रहे थे सिंधु सभ्यता की, तो मैंने बताया था 800 मोहरें हड़प्पा में मिली हैं और 1200 मोहरें जो हैं वो मोहनजोदड़ो में मिली हैं। अब सर्वाधिक मोहरों की बात करें तो मोहनजोदड़ो, लेकिन सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरों की बात की जाए, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें तो ये कहाँ मिली हैं, ये हमें मिली हैं भाई हड़प्पा के अंदर। हड़प्पा यहाँ की जो सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी रही है, यहाँ पर हमें अभिलेख युक्त मोहरें जो सर्वाधिक मिली हैं। उसके अलावा एक कतार में 6 अन्नागार यानी कि टोटल 12 अन्नागार जो हमें मिले हैं, जहाँ से हमें गेहूँ और जौ के साक्ष्य भी मिले हैं। 6-6 की पंक्तियों में 2 अन्नागार, सॉरी हाँ जी 2 अन्नागार, ठीक है 6-6 की पंक्तियों में, यानी कि टोटल 12 अन्नागार यहाँ मिले हैं। उसके अलावा यहाँ पर मानव शव के साथ जो है बकरे के अस्थि पंजर भी मिले हैं। यहाँ पर कांस्य युगीन सभ्यता थी तो यहाँ पर कांस्य का दर्पण मिला है। तांबा और सोना भी यूज़ होता था तो तांबे और सोने के 23 तावीज भी मिले हैं यहाँ पर शवों को दफनाने की प्रथा भी देखी गई है। जैसे मैंने अभी बताया शवादान होता था, शवों को दफनाया जाता था तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में होता था, तो शवों को दफनाने के भी यहाँ पर प्रथा थी। उसके अलावा तांबे कांसे की यहाँ पर नटराज शिव मूर्ति भी मिली है। सांपों को दबाए हुए गरुड़ का चित्र भी मिला है। श्रमिकों के आवास हमने देखे अभी मिले हैं। खरगोश का चित्र मिला है यहाँ पर। कुछ यहाँ पर गधे की हड्डियाँ भी मिली हैं। तांबे की इक्का गाड़ी भी मिली है। तांबे का यूज़ होने वाला पैमाना भी यहाँ पर मिला है। कुछ लकड़ी के ताबूत भी यहाँ पर मिले हैं। और ये ताबूत जो होते थे ना, ये देवदार जो पेड़ है, देवदार वृक्ष जिसे कहते हैं, उसकी लकड़ी से बने होते थे ताबूत। उसके अलावा गेहूं जौ के प्रमाण मिले हैं यहाँ पर कुछ। उसके अलावा स्त्री की नाभि से एक पौधा निकला हुआ मृण मूर्ति भी मिली है, जिसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी देवी मूर्ति या मत्र देवी मृण मूर्ति या फिर उर्वरा देवी की मृण मूर्ति भी हम कहते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें जो कि हड़प्पा से मिली हैं, जिनकी जानकारी हमें हड़प्पा की जानकारी में देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। बेसिक सी जानकारी हमने हड़प्पा के बारे में ली है। इसके और भी प्लेसेस हमने काफ़ी नाम देखे, उनमें से कुछ प्लेसेस की बारे में हम और भी बात करेंगे आगे की वीडियोज़ में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।